नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, यह एक चैनल नहीं आपका परिवार है और इसको बढ़ाने में आप सब हमारी मदद कीजिए। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तभी दोस्तों को शेयर करना और उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलना। कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यह क्लास TGT, PGT, UGC नेट, JRF के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी साहित्य पूछी जाती है, जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। चलिए, इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं या जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है, तो उनको मैंने इसमें लिया है इस क्लास में। तो आप लोग ढंग से देखिए, क्लास समझिए और पढ़िए। ठीक है। प्रसाद के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रेमचंद ने उन्हें पत्र लिखकर की? तो कंकाल जो है उपन्यास उनका जयशंकर प्रसाद का, इसकी प्रशंसा प्रेमचंद ने उन्हें पत्र लिखकर की थी। शेरकोट, बंजरिया और धामपुर नामक गांव किस उपन्यास में हैं? तितली, ये भी जयशंकर प्रसाद का है उपन्यास। जो तितली है ये भी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ठीक है। कला कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बाबू गुलाब राय का है। ठीक है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? तो ये बाबू गुलाब राय ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा है। ठीक है। गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद नामक निबंध किसने लिखा? तो ये भी बाबू गुलाब राय ने लिखा है। गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है। इसके भी लेखक जो है, निबंध के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक तो ये रचना हो गई निबंध, जो विधा है इसकी निबंध, और ये किसने लिखा? तो ये बाबू गुलाब राय ने। वह राहगीरों के समय काटने का कुल्हाड़ा मात्र न हो किंतु समय का पथ प्रदर्शक राहगीर भी हो। मतलब ये साहित्य के बारे में किसने कहा है कि साहित्य जो है राहगीरों के समय काटने का कुल्हाड़ा ना हो किंतु समय का पथ प्रदर्शक राहगीर भी हो। तो ये कथन माखनलाल चतुर्वेदी का है साहित्य के संदर्भ में कि साहित्य कैसा होना चाहिए। अज्ञेय जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है। ठीक है। अज्ञेय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है। प्रश्न पूछाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाणभट्ट किसने कहा? तो ये अज्ञेय ने कहा है, ये याद रखना। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि हम कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहते। यह नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे। तो यह कथन किसका है? ये कथन माखनलाल चतुर्वेदी का है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं की गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों हेलो हिंदी। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि हमने मेहनत की है, तो अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखाई? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने। श्री जयशंकर प्रसाद अक्षर हैं, यह किसने कहा है? ये माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। संघर्ष मुद्दा वहीं चौहान जी के लिए जीवन का एक सजीव पहलू है। तो ये किसने कहा है? ये भी माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है। हिंदी के किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में सिंधु नदी के पश्चिमी तट के अबाड़ हिस्से का जिक्र किया है? ये प्रश्न बहुत ही नया है, आप लोगों ने शायद आज पहली बार देखा होगा इसको, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो हिंदी के किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में सिंधु नदी के पश्चिमी तट के अबाड़ हिस्से का जिक्र किया है? तो ये लेखक का नाम है द्रोणवीर। द्रोणवीर ने किया है। और किस उपन्यास में किया है? ये तकसीम उपन्यास में। और ये कब लिखा गया? 1994 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक।
गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका प्रवास की घटना का वर्णन किस उपन्यास में है? पहला गिरमिटिया उपन्यास में, और इसके लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। ठीक है, पहला गिरमिटिया के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। इसमें गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जो प्रवास के दौरान की घटनाओं का जिक्र किया गया है। कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। तो ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। ये इसका दोहराव हो गया, ये दोबारा आ गया है। ठीक है, किस एक उपन्यासकार ने बाबरी विध्वंस पर उपन्यास लिखा? तो ये दूधनाथ सिंह ने लिखा है। ये बहुत ही चर्चित उपन्यासकार हैं। इनका एक उपसंहार है उपन्यास, उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। जो उपसंहार उपन्यास है इनका, उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत ही चर्चित उपन्यास है। और किस उपन्यास में बाबरी विध्वंस का जिक्र किया गया है? तो ये आखिरी कलाम जो इनका दूधनाथ सिंह का उपन्यास है, सॉरी ये उपसंहार जो है दोस्तों, ये काशीनाथ सिंह का है। ठीक है, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत ही चर्चित उपन्यास है काशीनाथ सिंह का। और बाबरी विध्वंस पर लिखा गया उपन्यास आखिरी कलाम, जिसके जो लेखक हैं दूधनाथ सिंह हैं। रमेश चंद्र शाह के उपन्यास गोबर गणेश का नायक कौन है? नायक इसका विनायक है। ठीक है, नायक और विनायक आप लोग ऐसे याद रखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस पर आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक को लेकर क्लासेज उपलब्ध कराई जाएंगी। और जिन टॉपिक को लेकर क्लास नहीं बन रही है, कृपया आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली क्लास हम किस टॉपिक पर बनाएं। हिंदी व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर, हिंदी व्याकरण की मैंने बहुत सी क्लास करवाई है, आप लोग उनको देख सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा उपन्यास घटनाविहीन उपन्यास है, जिसमें मतलब जो घटनाविहीन उपन्यास है? ठीक है, तो यह है नौकर की कमीज। त्रोइका उपन्यास किन 3 उपन्यासों का संयुक्त नाम है? तो स्नोफ्लावर प्लस पेगी, करमेर की रूहानी यात्रा और जोंके, ये 3 उपन्यासों का ये संयुक्त नाम है। हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि हम कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहते। या नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे। तो ये क्या है, किसका कथन है? माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, 99 उपन्यास रविंद्र वर्मा का है। ये जो 99 है उपन्यास, इसका नाम ही 99 है, रविंद्र वर्मा का है, जिसकी रचना झांसी और झांसी निवासी रामदयाल के परिवार को केंद्र में रखकर की गई है। ये एक मतलब एक तरीके से ये पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखवाई? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने। प्रणव कुमार बंदोपाध्याय के किन 2 उपन्यासों का संदर्भ अयोध्या कांड है? तो पदातिक और पंचवटी। ठीक है, कौन सा उपन्यास कमलाकांत त्रिपाठी ने 1857 की घटना को केंद्र में रखकर लिखा है? तो ये पाही घर जो उपन्यास है, इसमें 1857 की क्रांति की जो घटना है उसको लिया गया है। कानपुर के गुधौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो ये रमला बहू जो उपन्यास है उसमें ये केंद्र में है। और इसके जो लेखक हैं ये रूप सिंह चंदेल जी हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हो सकता है कि इस वीडियो में ज़्यादा तड़कता भड़कता, ज़्यादा बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा सीधा आपको पढ़ाने पर, आपको समझाने पर मेरा फोकस है। ना मैं किसी प्रकार की कोई बकवास कर रहा हूँ बीच में, ना कोई हंसी मजाक, ना कुछ आपको मसाला लगा के जो है कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है आपको पढ़ाना, आपकी तैयारी को मजबूत करना। ठीक है, तो इसीलिए मैं सीधा अपनी पढ़ाई पे फोकस रखता हूँ कि आप लोग पढ़ें और आप लोगों की जो तैयारी है वो मजबूत हो। बस आपके कंटेंट के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ये मेरा दावा है। और आप लोग मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोग हमारी जो है हमारा सहयोग दीजिए, हमें सहयोग प्रदान कीजिए। सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़वाइए, आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए फिर दोस्तों से, अपने दोस्तों ग्रुप में एक बार। जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला एवं महियसी महादेवी किसने लिखी? जीवनी परक आलोचना जो महाप्राण निराला एवं महियसी महादेवी किसने, मतलब ये 2 ग्रंथ लिखे हैं, तो ये गंगा प्रसाद पांडे ने लिखे हैं।
छायावाद के आधार स्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? तो ये गंगा प्रसाद पांडे की है। जवाहरलाल एक मध्य बिंदु, नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व, नेहरू की काव्यानुभूति नामक निबंध किसने लिखे? तो ये शांतिपी द्विवेदी ने लिखे हैं। छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? तो ये महादेवी वर्मा ने कहा है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ में से एक हैं। ये यहाँ पर छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? ये महादेवी वर्मा ने। अरविंद दर्शन एवं अंतश्चेतनावाद का प्रभावी विश्लेषण पंत के किस भूमिका में प्रकट होता है? ये उत्तरा की जो भूमिका इन्होंने लिखी है उसमें ये प्रकट होता है। किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो ये जयशंकर प्रसाद ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है। नई कविता यदि अनुभूत को आधार मानकर चलती तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है, किस आलोचक का कथन है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं है, यह विश्वव्यापी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। दोस्तों, अभी मेरा चैनल नया है तो यूट्यूब पर सर्च करने पर नहीं आता है, और जिसको आप लोग बताते हैं कि सर्च करिए हेलो हिंदी, अगर नहीं आता है तो आप लोग उसको बताएंगे @हेलो हिंदी शिव। अगर वो सर्च करेगा तो डायरेक्ट मेरे चैनल पर वो पहुंच जाएगा, जहां वो मेरी प्लेलिस्ट में जो बहुत ही अच्छे वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो प्रश्नों को लेकर या फिर कंटेंट को लेकर हैं वो देख सकता है। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? सुमित्रानंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र की है। सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं है, सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं है, श्री कृष्ण के साथ उनका केवल युवा काल का संबंध नहीं है, वे परकीया नायिका भी नहीं है। कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है, यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं, तो यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वी रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। ठीक है। ये एक तरीके से ये बुलेट पॉइंट है, और ये जो है किसने कहा है पृथ्वी रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी? यह पृथ्वी रासो के विषय में किसका कथन है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता में जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। ठीक है। ये एक तरीके से महत्वपूर्ण लाइनें हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वी रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है। प्रश्न पूछ देता है कि सुख सखी संवाद में किसकी रचना हुई है? तो पृथ्वी रासो की। और पृथ्वी रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचा हुआ किसने माना? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। एक साथ कई प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। ठीक है। कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद में किसने लिखा? विद्यापति ने। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में। भृंग भृंगी संवाद के रूप में किसकी रचना हुई है? कीर्तिलता की। ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, जो आदिकाल नाम दिया गया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही आदिकाल नाम दिया गया है, और इसको अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि माघ से की है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से की है? तो माघ कवि से।
जैनाचार्य हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? जैनाचार्य हेमचंद को। हेमचंद को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ महोदय ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न हैं। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि माना है, ठीक है, जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ ने उनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। पद्मावत में नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। जो नागमती वियोग खंड है दोस्तों, इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। नागमती जो है अपना वियोग की जो 12 मास होते हैं, प्रत्येक ऋतु में कैसे उनका वियोग जो है ऋतु के साथ समन्वय करता है, कैसे वो ऋतु के माध्यम से अपने विरह का वर्णन करती हैं, ये सब उसमें बताया गया है, ठीक है। भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। लोक जागरण जो भक्ति आंदोलन है उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को क्या कहा है? लोक जागरण कहा है। भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है, ठीक है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। घनानंद को क्या कहा जाता है? साक्षात रसमूर्ति। जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। साक्षात रसमूर्ति किसे कहा जाता है? घनानंद को। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दशरथ सुक्ति हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। संस्कृत है कूपजल भाखा बहता नीर, ये किसकी लाइन है? कबीरदास की, ठीक है। राम नाव तत्सार है, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, ठीक है। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला सरयू को संबोधित करती है? ये जो है टेक्स्ट से है, ये 10वें सर्ग में संबोधित करती हैं, ठीक है। रामचरितमानस में चित्रकूट की घटना किस कांड में है? तो ये अयोध्या कांड में है। दोस्तों ये जो क्लास है ये टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्लास है टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। आकुली किलात किस ग्रंथ के पात्र हैं? कामायनी। ये बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आकुली किलात किस ग्रंथ के पात्र हैं? कामायनी के। मैथिषण गुप्त ने द्विवेदी जी के संरक्षण में किस शैली की निर्मित की? तो ये सरस्वती शैली की, ठीक है। महामना मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर किस साहित्यकार ने काशी हिंदी विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज में प्राचार्य पद का ग्रहण किया? महामना मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर किस साहित्यकार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज में प्राचार्य पद का ग्रहण किया? तो वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक पत्र कब और कहाँ से निकला? तो 1903 ईस्वी में समालोचक पत्र जयपुर से निकला। संदर्भण कला का कविता में सार्थक प्रयोग तुलसीदास ने किया है और निबंधों में गुलेरी जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने, अलंकारों को बलात् मतलब जो बलाघात होता है ना, लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। कथन किसका है? तो यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नवीन भावों की ईंटों से कुटी हुई पक्की सड़क है, यह है आधुनिक साहित्य। इस पर रूढ़िवाद की बूढ़ी गाय को दौड़ाना संभव नहीं। कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का।
आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने एक से एक जो नए कथन हैं जो परीक्षाओं में बहुत अधिक अब पूछे जा रहे हैं। एक तो बहुत जो होते हैं क्लासिक कथन बहुत ही फेमस, वो तो सबको याद होते हैं, सबको पता होते हैं, लेकिन जो बहुत कम आपको कथन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाते हैं, मैंने उनको यहाँ पर लिया है, तो आप लोग इनको देख सकते हैं बार बार। ठीक है, कविता को स्वच्छंदता के बिना उत्तम नहीं बन ही कविता तो स्वच्छंदता के बिना उत्तम बन ही नहीं सकती। यह कथन किसका है? मिश्रबंधु का। मिश्रबंधु जो दोस्तों थे ये 3 भाई थे। अब 3 भाई कौन थे आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने एक ही सिर्फ कहा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार मिश्रबंधु कौन 3 भाई थे एक बार ज़रूर बताइए। श्री शारदा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी। इस प्रकार आपका ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। जिसने भी पूरा वीडियो देखा है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाकर पूरी क्लास देखें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जिसने भी क्लास नहीं देखी है वो कृपया पूरी क्लास देखें और समझें। यहाँ पर आपको तड़कता भड़कता मसाला नहीं मिलेगा, बस ये है कि सिर्फ कंटेंट मिलेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आपको तड़कता भड़कता मसाला और लगा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, बस आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करना, आप परीक्षा में सफल हों इस दृष्टि से बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जो गलती आप लोग बताते हैं उससे जो है अगले वीडियो में वो सुधार किया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो एक बार बताइए क्या अच्छा नहीं लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो एक बार सब्सक्राइब करना। ठीक है, हेलो हिंदी, जय हिंदी, और मिलते हैं अगली क्लास में लिए। तब तक के लिए जय हिंद।